अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड। हम लोग जो है विक्टोरियन, रोमांटिक, एडवर्डियन पीरियड्स पढ़ चुके हैं और चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मॉडर्न पीरियड। ठीक है। द मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द अर्ली 20th सेंचुरी टू अराउंड 1965। मैंने आप लोगों को एडवर्डियन पीरियड पढ़ाया था कि वो 1901 से 1910 या 1914 तक होगा। ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि दैट वाज अ ट्रांजिशन बिटवीन विक्टोरियन पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो विक्टोरियन के हुए थे और कुछ जो थे वो मॉडर्न के थे। तो अब इसका इनिशियल डेट तो नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा जाता है रिफर्स टू द अर्ली 20th सेंचुरीज। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 20th सेंचुरी कब से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो 20th सेंचुरी अर्ली मतलब वो जब 20th सेंचुरी शुरू होती है तो उनके पहले पहले सालों में ये स्टार्ट हुआ है और 1965 तक जो है वो कंटिन्यू रहा है। अ टाइम मार्क्ड बाय रेडिकल चेंजेस इन लिटरेरी स्टाइल एंड थॉट। ये कहा जाता है कि इसमें रेडिकल मीन एक जो है स्ट्रोंग चेंज या रूट वाला चेंज जो रूट से आता हो, या जो है एक अब्रप्ट चेंज जो जल्दी चेंज आ जाता है। वो किस चीज़ में चेंज आया था? विक्टोरियन, रोमांटिक, सब चेंज, सब पीरियड से अलग चेंज आया था। किस चीज़ में? लिटरेरी स्टाइल एंड थॉट में। उसमें जो है अलग सा थॉट था, अलग सा स्टाइल था, इसमें अलग सा है। इट emerged as a response to the rapidly changing world where traditional beliefs, values and artistic forms were no longer sufficient to explain human experience। आप लोगों ने पढ़ा था कि विक्टोरियन पीरियड में क्या था कि उसमें ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे, वैल्यूज थे, आर्टिस्टिक फॉर्म थे। ट्रेडिशनल मीन पुराने। लेकिन ये जो था ये क्यों था? ये इसके मतलब रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, ये जो दुनिया चेंज हो रही थी, ये देखिए, ये जो रैपिडली दुनिया चेंज हो रही थी जिसमें ट्रेडिशनल बिलीव्स, वैल्यूज, आर्टिस्टिक फॉर्म्स ये जो है वो नहीं चल रहे थे, मतलब वो पुराने हो गए थे, ये वाली चीज़ें पुराने हो गए थे। तो तब आया क्या? मॉडर्न पीरियड आया, जो जिसमें लिटरेरी स्टाइल भी चेंज था, थॉट भी चेंज थी, ये बिलीव्स भी चेंज हुए, वैल्यूज भी चेंज हुए। ठीक है। Writers of this period sought new ways to represent reality, focusing on complexity, uncertainty and individual perception। इस टाइम के राइटर्स ने क्या किया? नए तरीके जो है नए तरीके से स्टार्ट करना शुरू किया लिखना। रियलिटी पे फोकस किया, कम्प्लेक्सिटी पे फोकस किया, अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी का हम कहते हैं गैर यकीनी तौर पर। ठीक है। इसमें जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, तो इसमें लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं थी कि इंसान जो है, अभी हम लोगों का ये माइंडसेट है कि इंसान जो है कुछ साल रहेगा या 50 साल या 60 साल। तब ये वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 जब हुए थे तब अनसर्टेनिटी आई थी कि इंसान अभी भी मर सकता है, कल भी मर सकता है, परसों भी मर सकता है। क्योंकि वो जो वर्ल्ड वार 2 में जो है जापान पे बम फेंका गया था तो उसमें बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। हर जगह जंगें शुरू थी, वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में। तो इसी वजह से अनसर्टेनिटी आई थी। इंडिविजुअल परसेप्शन, इसमें जो है इंडिविजुअल पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। दिस गेव राइज टू मॉडर्निज्म, a movement that emphasized innovation, experimentation and a deep exploration of human consciousness। तो ये आया किस चीज़ में? ये आया मॉडर्निज्म में। क्या आया? जिसमें एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है किस चीज़ पे? इनोवेशन पे। इनोवेशन मतलब न्यू न्यू तरह के इजाद हुए, एक्सपेरिमेंट पे जिसपे न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट हुए और न्यू न्यू स्टाइल आए, एंड डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और इंसान के साथ जो मुंसलिक है, चाहे वो फीलिंग्स है, चाहे वैल्यूज है, चाहे इमोशन है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है। तो अब ये सारा इंट्रोडक्शन है, इसमें सब चीज़ें जो है ये क्रक्स है। ठीक है। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसका क्रक्स है। तो मॉडर्न पीरियड क्या है? मॉडर्न पीरियड जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, 1965 में ख़त्म हुआ। इसमें क्या है? न्यू स्टाइल आया, न्यू थॉट आए, जो विक्टोरियन या उससे पहले जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स, वैल्यूज़, आर्टिस्टिक्स फॉर्म्स थे वो ख़त्म हुए, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में वो नहीं चल रहे थे। इसमें क्या आया? कम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, इंडिविजुअल परसेप्शन, इस पे ज़्यादा फोकस हुआ। जिससे क्या क्या न्यू न्यू टेक्निक्स आए, जिसमें इनोवेशन आया, एक्सपेरिमेंटेशन आया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह की चीज़ें आई। ठीक है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि ह्यूमन के माइंड सेट का इन लोगों ने इन पर फोकस किया। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब इंसानों को समहाउ बहुत ज़्यादा दुनिया का पता चल गया था, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हो, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 से हो, चाहे वो वर्ल्ड वार 2 से हो। तो इसमें इंसानों के दिमाग पे, उनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा लिखा गया है। ठीक है।
हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं या बैकग्राउंड नहीं भी कह सकते, क्योंकि दीज आर द मोमेंट्स दैट शेप्ड मॉडर्न पीरियड के ये मोमेंट्स है जिन्होंने मॉडर्न पीरियड में कंट्रीब्यूट किया, मॉडर्न पीरियड पर उसका असर हुआ। ठीक है, द राइज ऑफ मॉडर्निज्म वाज डीपली इंफ्लुएंस्ड बाय मेजर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इवेंट्स लाइक वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू caused widespread destruction and disillusionment, shaking people's faith in progress and stability. Rapid industrialization and urbanization changed social structure, often leading to isolation and alienation. अब दो चीज़ें आई है, तीन चीज़ें सॉरी, एक वर्ल्ड वार वन, एक वर्ल्ड वार टू और आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इन तीनों का मॉडर्न वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा, मॉडर्न पीरियड पे बहुत ज़्यादा असर था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू में जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आई थी, जिसकी वजह से होप भी ख़त्म हो गया था, यानी डिसइल्यूशनमेंट आई थी। जो होप था, जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिशात थी, वो सारे मतलब उस पर फिर इंसान को ये यकीन नहीं था कि ये मेरी जो उम्मीद है ये पूरा होगा या मेरे ख्वाहिशात पूरे होंगे। जो होप है वो ख़त्म हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आया था, वाइड स्प्रेड हर जगह, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इस जंग में जो है वो मुब्तला थे। ठीक है, एक तो ये आया था जिससे अनसर्टेनिटी, होपलेसनेस या डिसइल्यूशनमेंट ये बढ़ गई थी। दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप लोगों को पता है कि वो न्यू क्लासिकल में भी आया था और विक्टोरियन में भी आया था। ठीक है, विक्टोरियन में तो बहुत ज़्यादा आया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोग जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ उन्होंने मुँह कर देना शुरू कर दिया, यानी वो सिटीज़ की तरफ गए, जिससे लोग बिजी होने लगे। इंडस्ट्री में काम, हर जगह काम, इंस्टीट्यूशंस, चीज़ें बनाना, फैक्ट्रीज, ये चीज़ें हुए और लोगों को एलिनेशन और आइसोलेशन फील होना शुरू हुआ, यानी वो अलग अलग थे। अभी जैसे आप लोग देखते हो, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है ना, अभी तो पोस्ट मॉडर्न से भी आगे है। ठीक है, अब जो है एक कमरे में तीन लोग बैठे हो तो तीन लोगों के हाथों में मोबाइल होता है, जिससे क्या होता है हर एक अलग अलग फील करता है। हम लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फ्रेंड, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि बस मोबाइल हमारे हाथ में हो तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये फील होता है कि कभी अगर मोबाइल साइड पे हो फिर हमें पता चल जाता है कि हम लोग किस तरह डिसअपॉइंटेड फील करते हैं या जो है हमें किस तरह लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल विद अस। ठीक है, तो इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, लोग बिजी हुए, इनोवेशन हुआ तो एलिनेशन फील हुआ लोगों को और आइसोलेशन फील हुआ, यानी वो अलग अलग उन्होंने फील करना शुरू किया। इसके अलावा डिसइल्यूशनमेंट यानी होप ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रक्शन आया था। तो इसकी वजह से जब मॉडर्न लिटरेचर लिखा गया तो उसमें इसी डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा कि लोग अकेले हैं, दे नीड वन अनदर, या उनको एक दूसरे की कंपनी की ज़रूरत है, लाइक दैट। ठीक है, अब एट द सेम टाइम intellectual development played a key role. The psychological theories of Sigmund Freud encouraged writers to explore the unconscious mind, while the philosophy of Friedrich Nietzsche challenged traditional morality and religious beliefs. These influenced collectivity. इस टाइम पे एक सिगमंड फ्रॉइड था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप लोगों को याद है, जैसे कि विक्टोरियन में जो है वो आया था डार्विन्स लॉ। ठीक है, वो आई थी। इस तरह इस टाइम पे सिगमंड फ्रॉइड ने जो है एक थ्योरी पेश की थी जिसमें सब अनकॉन्शियस माइंड का, इंसान के जो अख्तियारात में नहीं होती उन चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो और फ्रेडरिक नेशे चैलेंज ट्रेडिशनल मोरालिटी, कि ये जो मोरालिटी है, मोरालिटी में जो हम लोग वैल्यूज़ है या लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं या अपने रिलीजन पे फोकस करते हैं, तो ये जो थ्योरीज थे एक तो इंसानों पे थे, इंसानों के अनकॉन्शियस माइंड पे, दूसरे जो है वो वैल्यूज़ या ट्रेडिशनल मोरालिटी पे थे। तो इनका भी बहुत सारा असर हुआ। लोग जो है वो लोग जो है अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे कि बस 2 दिन की दुनिया है, बस इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जी ले। ठीक है, कभी भी इंसान ख़त्म हो सकता है। कुछ का इस तरह असर हुआ कि लोगों ने कहा कि लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी डोंट हैव टू वर्क हार्ड, वी डोंट हैव टू वर्क फॉर फ्यूचर, क्योंकि बस लाइफ अभी भी बम आ सकता है, अभी भी झगड़ा हो सकता है, अभी भी जो है वर्ल्ड वार जो है वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, इंसान मर सकता है। ठीक है, लाइक दैट। तो ये मॉडर्न पीरियड जब शेप हुआ है, इसमें जो जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जो जो थीम्स आएंगे, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, ये सिगमंड फ्रॉइड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है। तो उसमें फिर जब हम लोग मॉडर्न पीरियड्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये अनकॉन्शियस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी आएगा, दिमाग से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, this influence collectively created a sense of uncertainty and fragmentation reflected in modern literature. ये कहते हैं कि ये जब अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया गया, जब वर्ल्ड वार वन पे, वर्ल्ड वार टू पे ये आए थे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो उसने क्या किया, अनसर्टेनिटी पैदा की। इस मॉडर्न पीरियड में फ्रेगमेंटेशन में कोई चीज़ भी मुसलसल रहने वाली नहीं है,
कुछ भी हो तो वो टूटती है, इस तरह फ्रेगमेंटेशन। या लिटरेचर में इस तरह फ्रेगमेंटेशन होता है कि एक स्टोरी मुसलसल नहीं चलती, उसमें अलग अलग स्टेप्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में फिर ये असर आया, ठीक है। अब की करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं मॉडर्न लिटरेचर के। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है? एक तो एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और न्यू स्टाइल, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू चीज़ जो है बनाते हैं, तो इसमें क्या है? इन स्टाइल इन स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब लोगों ने क्या किए, ये राइटर्स ने क्या किया, न्यू न्यू तरीके लेकर आए। किस चीज़ में? स्टाइल और स्ट्रक्चर में। किस चीज़ के स्टाइल और स्ट्रक्चर में? ये जो लिटरेचर लिखते थे, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पोइट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है। यूज ऑफ फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स। प्लॉट्स मतलब स्टोरी, ठीक है। सिंपल, इंशाल्लाह आप लोग आगे पढ़ेंगे। प्लॉट्स मतलब स्टोरी, जो कि स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं कि पहले राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है, इस तरह, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया, बट यू पीपल विल लर्न, ठीक है। फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स। प्लॉट्स मतलब आप लोग, ये जो कहानी होती है, ठीक है, एक सीक्वेंस से चलती है। तो इस पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, फिर जो है कहानी एक सीक्वेंस से नहीं चलती थी। नो लीनियर टाइम लाइन एंड अनकन्वेंशनल नरेटिव फॉर्म्स। वो जो पहले नरेटिव स्टोरीज बताते थे कि अभी ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, अब इस तरह नहीं थे। इस तरह भी हो सकता था कि पहले 1965 से स्टार्ट थी, ठीक है। एक राइटर सोचता है कि अब मैं गया 1800 में, ठीक है, कि मतलब अब वो सोच रहे हैं 1800 में, मतलब स्टोरी आगे से पीछे भी जा सकती थी, पीछे से आगे भी जा सकती है। आप लोगों ने देखे होंगे ये ड्रामा में कि इंसान जब सोचता है कि नहीं 5 साल पहले ये हुआ था या 10 साल पहले ये हुआ था। ये एक मॉडर्न ड्रामा है, अभी मैं जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। वो है चेरी ऑर्चर्ड। उसमें जो है एक औरत होती है, वो अपने पास्ट के बारे में भी सोचती है, 5 साल 6 साल पहले की मेमोरी की बात करती है, वो लोगों से शेयर करती है, ठीक है, लाइक दैट। कि वो एक फ्लोट है, वो सीक्वेंस से नहीं चलता, वो आगे भी जा सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या करेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न ड्रामा का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इंसान जो इस तरह था कि फोकस ऑन न्यूट्रल नेचुरल नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। कि इसमें ड्रामा में इंसान की सोच, उसकी डेप्थ पे फोकस किया जाता था। अभी हम लोग तो वैसे एक्शंस यानी ड्रामा में देखते हैं कि इस आदमी ने या इस करेक्टर ने कौन सा एक्शन किया है, लेकिन मॉडर्न ड्रामा में इंसान के थॉट पे भी, सोचने पे भी फोकस किया जाता है कि ये अगर सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है, और वो कितनी देर से सोच रहा है, और किस तरह सोच रहा है। दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या इंसान अपने दिमाग में बातें कर रहा है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी नॉवेल्स और ड्रामाज में आता है कि जो करेक्टर्स है उसको एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू, मतलब इस स्टेट में दिखाया गया है कि वो सोचते हैं, डेप्थ सोचते हैं, और अपने दिमाग में बोलते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजिकल डेप्थ भी यही है, इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब आप बताते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़े, ठीक है। डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग द ब्रोकन नेचर ऑफ रियलिटी। कि इसमें जब पोइट्रीज या ड्रामाज या नॉवेल्स, मोस्टली ड्रामा और नॉवल जब लिखते थे, तो उसमें सीक्वेंस से नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि वो ब्रोकन नेचर, ये जब सीक्वेंस से नहीं दिखाया जाता था, तो इसका मतलब इन लोगों का ये होता था कि दुनिया जो है या ये नेचर जो है या हमारी लाइफ भी है, वो भी इस तरह ब्रोकन है। कभी किस तरह होता है, कभी किस तरह होता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी जो है इंसान खुश होता है, कभी जो है इंसान खुश नहीं होता। इसी तरह एक मिनट में जो है इंसान ये सोचता है कि मैं कल पता नहीं क्या कर लूँगा, और दूसरे मिनट में जो है वो इंसान मर जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 आया था, आप लोग खुद सोचिए, कई लाख लोग वहाँ पर मर गए थे। तो इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में तबाही आई थी। तो इसी वजह से ये ब्रोकन नेचर ऑफ रियलिटी की, ये रियलिटी मतलब लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकता है, मरना है वो भी इस कंडीशन में मरना है जैसे वर्ल्ड वॉर 1, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। इसके अलावा सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी, ये लोग यूज़ करते थे। सिम्बोलिज्म मतलब आप किसी वर्ड, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बजाय एक वर्ड से ज़ाहिर करें। जैसे कि मैं अगर डव ज़ाहिर करूँ, ठीक है, डव कहूँ, या ड्रामे में या नॉवल में मैंने डव का कहा है, तो उस डव का मतलब होगा पीस यानी सुकून, ठीक है। अगर मैं इमेजरी का इस तरह, ठीक है, अगर मैं एक सेटिंग दिखाती हूँ, सेटिंग मतलब मैं एक ड्रामा मैंने लिखा हुआ है, उस ड्रामे में मैंने लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत सा रूम है, नीट
टाइडी और जो है नीट और टाइडी है, इसके अलावा इसमें फ्लावर्स रखे हुए। तो इस इमेजरी का मतलब ये होगा कि वो जो लोग हैं जो ये ड्रामा मैंने दिखाया वो खुश है। लेकिन अगर मैंने इस तरह दिखाया कि जो है एक रूम है, उसमें डिम लाइट है, उसमें जो है चीज़ें बिखरी हुई है, वो सैडनेस शो करती है ना, कि वो लोग नहीं कह रहे कि हम लोग सैडनेस ड्रामा में सैडनेस है या गम है, लेकिन वो सिम्बोलिज्म और इमेजरी की वजह से इस तरह इंसान को फील हो जाता है। ठीक है। एलिनेशन इन आइसोलेशन, ये जो करेक्टर्स बताएंगे वो करेक्टर्स हमेशा जो है वो अकेले होंगे, वो सैड होंगे, उनको किसी की ज़रूरत होगी। ठीक है। डिसइल्यूशनमेंट के होप नहीं होगा इस ड्रामा में, इस नॉवेल्स में। अगर डिसइल्यूशनमेंट का जो है इल्यूशनमेंट का जो है करेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया होगा तो उस ड्रामे में या उस करेक्टर के पास जो है वो होप नहीं होगा। ये देखिए, लॉस ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, कि फिर वो पुराने ज़माने में जो यकीन किया जाता था कि इंसान इतना साल जिए या मेहनत करे या वो करे वो करे वो मिल जाता है, लेकिन फिर इसमें लॉस ऑफ फेथ कि इन चीज़ों पे यकीन करना ख़त्म हो जाता है। फिर आता है सर्च फॉर मीनिंग, लाइफ ख़त्म हो गई थी मॉडर्न टाइम में। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जब हुई थी तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हुआ था। यहाँ पर एक एब्सर्डिज्म आता है। एब्सर्ड ड्रामा में इस तरह होता है कि वो लोग कहते हैं कि बस किसी तरह लाइफ गुजारो, कुछ भी हो, बस ना मेहनत करनी है, बस कुछ खाओ सो जाओ, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग कहते हैं लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है। सर्च फॉर मीनिंग, और कुछ राइटर ऐसे थे कि वो ज़िंदगी का मीनिंग देखते थे कि हम लोग अगर मरेंगे तो मरने के बाद क्या है, हम लोग अगर जी रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। तो कुछ लोग सर्च फॉर मीनिंग कियोटिक वर्ल्ड में, ये देखिए, ये जो कियोटिक का मतलब है ये जिसमें बहुत हंगामे हो रहे हो, जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, जिसमें कुछ भी सही ना हो, इस दुनिया में लाइफ के पर्पस, लाइफ का मकसद ढूंढ रहे थे। ठीक है। इस तरह के ड्रामेज होंगे। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कुछ भी क्लियर ना हो, एम्बिग्विटी मतलब कुछ क्लियर ना हो। तो इसमें राइटर जो है ऐसे ड्रामे लिखते थे जिसमें एक तो क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होती, दूसरा कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन मतलब लास्ट ड्रामे में वो इस तरह करते थे कि इंसान ये सोचता है कि ये होता है लेकिन वो नहीं होता, दूसरा हो जाता है। या फिर वो रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि आप लोगों ने, वो रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि आप लोगों ने इस ड्रामे से क्या सीखा या आप लोग किस तरह कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स में जो हार है वो ये है, एम्बिग्विटी तो पढ़ लिया है। रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि पहले जो बिलीव किया जाता था, रियलिटी सीन ए सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, कि पहले जो लोग कहते थे उन पे यकीन किया जाता था, अब जो है इंसान अपनी बात मानता है, इंसान का जो दिल करता है वो करता है और अपना बात मानता है। वो जो लोग यकीन करते थे ये है वो है, अब उन पे ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि वो आप लोगों ने देखे होंगे मोस्टली कि किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाए, फिर वो जो है इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता कि नहीं, देयर इज़ नो वन, हमें कोई केयर नहीं करता, दुनिया होती या अल्लाह पाक होता तो इस तरह होता, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, इस तरह वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 जब हुए थे तो मॉडर्न पीरियड में इस तरह हुआ था कि लोगों के जो ईमान है, जो फेथ है, जो भी थे वो शेक हुए थे, वो जो है वो कमज़ोर हो गए थे, कि मतलब अगर इस तरह होता है तो फिर दुनिया में इस तरह की लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। ठीक है। अब आते हैं ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ये वही बातें जो ऊपर मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशंस, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, सख्त रूल्स रेगुलेशन से आकर इन लोगों ने अपने जो है सब्जेक्टिव स्टाइल्स बनाए, अपने तौर तरीके स्टाइल किए कि ये बस सख्ती और नहीं होगी। ठीक है। ये देखिए, मॉडर्निस्ट लिटरेचर डिपार्ट्स फ्रॉम अर्लियर ट्रेडिशन, डिपार्ट मतलब अलग होना, उन्होंने अर्लियर जो पहले वाले ट्रेडिशन थे, पहले वाले उसूल थे, उनको छोड़ दिया। स्पेशली द विक्टोरियन फोकस ऑन ऑर्डर, मोरलिटी एंड स्ट्रक्चर नैरेटिव्स, राइटर्स रिजेक्टेड दिस कन्वेंशन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग एंड सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, कि जब विक्टोरियन पीरियड में रूल्स रेगुलेशन मोरालिटी वगैरह थी उनको सब ने छोड़ दिया, बल्कि न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू चीज़ें, न्यू स्टाइल, न्यू फॉर्म्स आए। और उसने और इंसान के सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मतलब सब्जेक्ट का आपको पता है। ठीक है। कि इंसान के अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात पे फोकस करना उन्होंने शुरू कर दिया। दिस शिफ्ट अलाउड देम टू प्रेजेंट लाइफ अ कम्प्लेक्स, अनसर्टेन एंड फोकस्ड ऑन इनर कॉन्शियसनेस रदर देन एक्सटर्नल रियलिटी। जब उन्होंने खुद अपने माइंड के तहत, अपनी मर्ज़ी के तहत लिखना शुरू किया, अपने जो है वो पुराने रूल्स रेगुलेशन छोड़ दिए, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि इंसान को जो है वो एक्सटर्नल रियलिटी के बजाय, इंसान अपना एक्सटर्नल रियलिटी मतलब जो बाहर में हो रहा है उनके बजाय वो अपना जो है उसके साथ अंदर क्या हो रहा है, वो किस तरह अलग फील कर रहा है या उसका फेथ कैसे शेक हुआ है,
तो वो लिखने लगा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशन उन्होंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, मेजर थीम्स वही चीज़ें जो करेक्टरिस्टिक्स में बताए हैं वही चीज़ें मेजर थीम्स में भी आते हैं, लाइक एलिनेशन एंड आइसोलेशन। जब भी लिटरेचर लिखा गया तो उसमें आइसोलेशन या एलिनेशन होगी, मतलब एक करेक्टर होगा, वो खुद को सबसे अलग फील करेगा, वो अलग थलग जो है रहेगा, या उनके फीलिंग्स सबसे अलग होंगे, उनको लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, दूसरा डिसइल्यूशनमेंट, होप नहीं होगा उनके साथ, उनके पास सर्च फॉर मीनिंग, वो लाइफ की मीनिंग को पर्पस को जानने के लिए मेहनत करेंगे। उसमें जो है साइकोलॉजिकल डेप्थ होगा, ये देखिए साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, कि वो जब लिटरेचर होगा तो उसमें क्या होगा कि इंसान के माइंडसेट का बताएगा, माइंडसेट जो वो सोचता है, वो फील करता है, वो सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी को अपने नज़र से देखेगा, दूसरों की नज़र से नहीं। ठीक है, दीज आर द थीम्स, मतलब ये चीज़ें जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए थे वही चीज़ें जो है वो थीम्स में भी आ जाती है। ठीक है, लिटरेरी मोमेंट्स एंड ट्रेंड्स। अब इस टाइम पे मैंने पीरियड्स आप लोगों को बताया था कि पीरियड जो है वो एक मुसलसल बहुत सालों तक चलने वाला जो है वो एक पीरियड होता है। ठीक है, वो एक पीरियड होता है कि एक चीज़ जो है वो सालों तक रहने वाली हो, वो मतलब 100 साल हो या 10 साल हो या 15 साल, लेकिन मोमेंट्स जो है वो समाव कम होते हैं और उनका असर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि पीरियड्स का। अब इस टाइम पे कुछ मोमेंट्स आए थे, मोमेंट्स मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ ट्रेंड हो गए थे, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। ठीक है, अभी जो है इसमें आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि कोई चीज़ आप उठा लें, उस चीज़ को जो है आप एक्सप्लेन ना करें बल्कि कुछ दिखाएं, और उसे क्या होता है, उसे रीडर्स को आइडिया हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अ मूवमेंट दैट यूजेस सिंबल्स एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डीपर मीनिंग, इमोशंस एंड आइडिया बियॉन्ड लिटरल सेंस। कि जब आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली आप बोलते नहीं है, इनडायरेक्टली बोलते हो। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज, पूरा लैंग्वेज नहीं होता कि आप कहो पीस, बस आप जो है क्या करो, आप डव दिखाओ, इसका मतलब है पीस। आप फ्लावर दिखाए, इसका मतलब होगा लव। आप जो है लॉयन लॉयन की बात करें या लॉयन वर्ड लिखे तो उसका मतलब होगा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरह। तो ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज होता है किस चीज़ के लिए, डीपर मीनिंग और इमोशंस को शो करने के लिए। इमेजिज्म, जब आप इमेजेस इस्तेमाल करते हो, यानी जो जैसे मैंने अभी रूम का एग्जांपल दिया था कि एक रूम है, आप इमेजिन करते हो, जैसे कि सपोज कभी आप लोगों को जो है कोई स्टोरी सुनाता है तो उसमें क्या होता है, किस तरह का खूबसूरत रूम था, उसमें सोफे लगे हुए थे, उसमें जो है टेबल था, खूबसूरत से जो है वो फ्लावर्स थे, लाइक दैट। ठीक है, वो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, एक तस्वीर बन जाता है। आपको फिर पता चल जाता है कि अगर इस रूम में मैं जाऊँ तो उसमें ये चीज़ें इस तरह पड़ी होंगी। तो इमेजिज़्म भी इन लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह कुछ राइटर्स जो है वो शरलिज़म का मतलब ये है कि वो ये टेक्निक कुछ टाइम के लिए ये टेक्निक यूज़ करते थे कि जिसमें ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड, इमेजेस सब मिक्स करते थे और अलग सा जो है लिटरेरी फॉर्म निकालते थे। मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं था कि ड्रीम हो, उसमें इमेजिनेशन भी ये लोग करते थे, इंसान के इनर फीलिंग्स भी दिखाते थे, और ये जो रीजंस होते हैं, ठीक है, एक वजह या लॉजिक, उनसे बियॉन्ड जाते थे, उन इंसान को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी राइटर्स जो थे उनका बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुआ था, वो बहुत ज़्यादा जो थे फेमस हो गए थे। इसके अलावा एब्जर्टिज़म एक मूवमेंट है, कुछ टाइम के लिए एब्जर्टिज़म यूज़ करना शुरू कर दिया। किस तरह, एब्जर्ड ड्रामेस, एब्जर्ड का मतलब होता है कि आप लाइफ को मीनिंगलेस दिखाए। इस पे एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडोट, मैंने नीचे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, वो ड्रामा सारा इस पे ख़त्म होता है कि वो लोग वेट करते हैं किसी का। हर रोज़ हर रोज़ आते हैं, वेट करते हैं, हर रोज़ आते हैं, वेट करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। तो एब्सर्डिज़्म भी एक मोमेंट आया था उसमें कि राइटर्स ने इस तरह के ड्रामे शुरू किए, जिसमें लिखना शुरू किए, जिसमें मीनिंगलेस लाइफ़ दिखाई देती है कि अगर हम लोग लाइफ़ का पर्पस ढूँढ रहे हैं तो किस तरह ढूँढें? लाइफ़ तो एक मीनिंगलेस है, वो किसी भी 2 मिनट में, 3 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। अभी जब हज़ारों लोग, लाखों लोग मर गए हैं, इसी तरह जो है हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस है। ठीक है, सिंबोलिज्म में वो सिंबल्स यूज़ करते थे, इमेजिज्म में इमेजरी, surrealism में तो कॉन्शियसनेस, इमेजरी, ड्रीम सब चीज़ें मिक्स होती थी। एब्सर्डिज्म में जो है वो होपलेसनेस शो करती थी। इसके अलावा फ्यूचरिज्म में सेलिब्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पीड, इंडस्ट्री एंड डायनामिक एनर्जी ऑफ द मॉडर्न एज। इसमें जो है ये लोग इंकरेज करते थे क्या क्या कि टेक्नोलॉजीज़
स्पीड इंडस्ट्री वगैरह जो है उनको फेवर देते थे, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म में ये क्या होता था कि ये लोग अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी, ठीक, एक्सप्रेस करना खुद को, अपने इनर थॉट्स इमोशन के बारे में बताते थे, बल्कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, ठीक है। अब इन मूवमेंट्स के अलावा जिसमें सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म, शेरिज्म, एब्जर्टिज्म वगैरह ज़्यादा पीक पे थी, इनके अलावा प्रोमिनेंट मॉडर्न राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो द मॉडर्न पीरियड प्रोड्यूस मेजर राइटर्स हु चेंज द डायरेक्शन ऑफ लिटरेचर थ्रू इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये देखिए, इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन बार बार आता है कि ये जो है न्यू स्टाइल, न्यू एक्सपेरिमेंट करते थे, न्यू न्यू स्टाइल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब पोएट्स या पोएट्री की बात करें तो पोएट्री की तरह नॉन फिक्स राइम और मीटर, राइम वगैरह इस तरह है कि आप लोग जब ड्रामे देखते हो ना, सॉरी, जब पोएम्स पढ़ते हो या सॉन्ग सुनते हो, उसमें लास्ट लाइन जो है वो एक तरह की आवाज़ देते हैं। पहले विक्टोरियन या रोमांटिक, या बाकी रोमांटिक में तो बहुत ज़्यादा था, रोमांटिक पीरियड ज़्यादा, या और वो जो बाकी पीरियड्स है, ठीक है, उसमें ये राइमिंग स्कीम वगैरह थे। यानी एक लाइन दूसरे लाइन से मैचिंग, दूसरे लाइन अगर एक से मैचिंग ना हो तो फिर वो तीसरा लाइन, इस तरह की होती थी। लेकिन मॉडर्न राइटर जो पोइट्री लिखते थे उसमें राइमिंग स्किल बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने कहा बस इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करते, ठीक है। यूज़ और सिंबल इमेजरी, सिंबल और इमेजरी यूज़ करते थे, क्योंकि इमेजिज्म और सिंबलिज्म का जो है उसका असर था। एक्सप्रेस मॉडर्न लाइफ एंड इमोशन, और जब शो करते थे पोइट्री में तो वो मॉडर्न लाइफ और इमोशन शो करते थे, ठीक है। मॉडर्न लाइफ में इसका मतलब ये नहीं था ये जो आप लोग कह रहे हो कि मॉडर्न लाइफ, नहीं, मॉडर्न लाइफ का मतलब ये था कि जो वर्ल्ड वार 2, ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज, उसके बाद जो लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ था, या लिटरेचर जब बन रहा था, लोग लिख रहे थे, तो वो मॉडर्न था। इसमें जो है मॉडर्न लाइफ का मतलब ये नहीं है, इसमें जो है स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो होते थे, ठीक है। सिंपली स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो होते थे, वो जो पुराने ज़माने के माइंडसेट या रूल्स थे उनको छोड़ दिया था। इसके अलावा लाइफ की अनसर्टेनिटी दिखाई गई, और लाइफ में छोटे छोटे इश्यू का बताया गया था, लाइफ में झगड़ों का बताया गया था, कॉमन लोगों पे बताया गया था। ये सब्जेक्टिविटी की जब मैं बात करती हूँ, मतलब एक कॉमन इंसान की प्रॉब्लम का बताते थे। साइकोलॉजिकल इशू यानी साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ें बताती है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्निज्म, कि आप बाकी के सोचने से बाहर आ जाए, अपने आप पे फोकस करें, ठीक है। अभी देखिए, टी एस इलिट इज नॉन फॉर द वेस्टलैंड, ये पोएम इसने लिखी है, टी एस इलिट। ये टी एस इलिट ने पोएम लिखी है द वेस्टलैंड, ये फेमस पोएम है। एक टी एस इलिट जो पोएट है उन्होंने पोएम लिखी है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स फ्रेगमेंटेशन एंड मॉडर्न डिसोल्यूशनमेंट। इस पोएम में उन्होंने डिसोल्यूशनमेंट यानी होपलेसनेस को दिखाया गया है, फ्रेगमेंटेशन जिसमें कोई भी सीक्वेंस वगैरह ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। एंड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोपोक, ये भी पोएम है जो टी एस इलिट ने लिखी है, फोकसिंग ऑन इनर थॉट्स एंड इनसिक्योरिटी। इसमें जो है इनसिक्योरिटी, कि देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है। देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ सैडनेस, के मतलब गम जो है वो खुशी में बदल सकता है, और खुशी मोस्ट गम में बदल सकती है, क्योंकि इन लोगों ने वार्स देखे थे, ठीक है। और इनर थॉट्स के बारे में बताते हैं, डब्ल्यू बी ईट्स रोट पावरफुल पोएम्स लाइक द सेकंड कमिंग, एक्सप्लोरिंग केओस, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी। डब्ल्यू बी ईस्ट भी एक पोएट था जिन्होंने क्या लिखा था, द सेकंड कमिंग। इसमें जो है वो होप शो कर रहे थे, वैसे तो होपलेसनेस ज़्यादा थी, होप इस वजह से शो करते थे क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन थे। द सेकंड कमिंग, ये लोग कहते थे कि जो ये लोग जीसस के थे और हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये लोग इस पोएम में उन्होंने ये दिखाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएगा, और ये जो केओस है दुनिया में, ये जो इस तरह का कंडीशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, ये जो सब इंसान जो है उन सब की जो है ईमान जो है वो शेक हुए, तो जीसस आएगा और वो उसको सही करेगा, ठीक है। तो वो एक होप शो की है। नॉवेल्स पे आते हैं, नॉवेल्स में क्या क्या फोकस किया था, फोकस ऑन इनर थॉट्स ज़्यादा, मतलब इनर थॉट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मैंने बताया था कि जब एक राइटर के थॉट्स को, कि वो क्या सोचता है, क्या सोच रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो दिखाया गया है। नॉन लीनियर ब्रोकन स्ट्रक्चर, नॉवेल्स में इस तरह नहीं था कि बस अभी 2026 शुरू है तो 2027 2028 नहीं, वो आगे भी जा सकता था, वो पीछे भी जा सकता था, ठीक है। सीन्स, ठीक है।
फिर आते हैं इसमें कौन कौन से नॉवलिस्ट है। D.H. लॉरेंस एक्सप्लोर ह्यूमन रिलेशनशिप इन सन्स एंड लवर्स, एक नॉवल लिखा है सन एंड लवर्स जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाया गया है, ठीक है। वाइल जोसेफ कॉनराड डेल्ट विद मॉरल कम्प्लेक्सिटी एंड कॉलोनिज्म इन द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड जो है वो एक नॉवलिस्ट है, उन्होंने हार्ट ऑफ द डार्कनेस, ठीक है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस जो है ये एक नॉवल का वो नाम है जो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। उसने क्या शो किया, कॉलोनिज्म और कम्प्लेक्सिटी के मतलब कॉलोनिज्म एक यहाँ पर जो है अफ्रीकन को यानी कोंगो के लोगों को जो है कोंगो के लोगों को जो है उन लोगों ने क्या किया होता है, कॉलोनाइज किया होता है और उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, यानी अफ्रीका के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, उनको कॉलोनाइज किया होता है वाइट लोगों ने, तो वो कॉलोनिज्म शो करते हैं और कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ के उनको क्या 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 प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। ड्रामाज पे आ जाए तो सैमुअल बेकेट इज़ फेमस फॉर वेटिंग फॉर गॉडोट, अ की एब्सर्डिस्ट ड्रामा भी बहुत सारे थे लेकिन मैंने एक एक दो दो नाम लिखे, ठीक है। इसमें सैमुअल बेकेट जो है एक राइटर है, एक ड्रामाटिस्ट है, उसने वेटिंग फॉर गॉडोट लिखी है जिसमें वो क्या मीनिंग, सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ वो दिखाता है। वो हर रोज़ आते हैं, दो तीन करेक्टर्स होते हैं, हर रोज़ वेट करते हैं किसी का लेकिन वो कोई नहीं आता, जिससे ये बताते हैं कि लाइफ इस तरह मीनिंगलेस है। हम लोगों का वेट करते हैं कि कभी ना कभी कुछ होगा, ये जंगे वगैरह ख़त्म होंगी लेकिन कोई भी नहीं आता, हमारा हेल्प कोई भी नहीं करता, ठीक है। अगर सिंपली हम लोग बात करें तो मॉडर्न, ये देखिए ये हम लोगों ने जो यहाँ पे देखिए जो जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले पढ़ा था वही सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिए। यहाँ पर जो है पहले ट्रेडिशनल रूल्स के चेंजेस इन लिटरेरी स्टाइल एंड तो चेंजेस आए थे क्योंकि ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशन सब खत्म कर दिए थे। रैपिड चेंजिंग आए थे, ट्रेडिशनल बिलीव्स वैल्यूज आर्टिस्टिक फॉर्म्स वगैरह सारे ख़त्म कर दिए गए थे, ठीक है। राइटर ऑफ दिस पीरियड साउट न्यू वेज टू रिप्रेजेंट रियलिटी, न्यू न्यू चीज़ें लिखते थे, न्यू न्यू स्टाइल से लिखते थे, रियलिटी को कम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते थे, इंसान की इनर थॉट्स पे फोकस करते थे, अनसर्टेनिटी पे फोकस करते थे कि लाइफ का कोई श्योरिटी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ मूवमेंट्स आए थे जिसमें एब्जर्टिज्म, जिसमें शरलिज्म, जिसमें जो है सिम्बोलिज्म, ये सब चीज़ें यूज़ किए थे हम लोगों ने। और एम्फसाइज किया जाता था कि इस चीज़ पे इनोवेशन पे, न्यू न्यू चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते थे और क्या डीपली एक्सप्लोर करते थे क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों ने सारा यही चीज़ें पढ़ ली है, चाहे वो ड्रामा हो, पोइट्री हो, सब चीज़ें, तो उसमें ये चीज़ें फोकस होंगी, ठीक है। I think you people understood. I hope you people will understand after watching this lecture. And your task will be कि आप लोगों ने जो है इनमें से राइटर लाइक आप जो है इनमें से T.S. एलिट पे और W.B. ईट्स पे सम हाउ जो है उनकी बायोग्राफीज या उनका स्टाइल या उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑलरेडी मैंने दो तीन बता दिए यहाँ पर, ठीक है। वो लिखिए लाइक मीन एक पेज में दोनों T.S. एलिट और W.B. ईट्स, इन दोनों के बारे में लिखिए कि दीज आर दी पोएट्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न टाइम या मॉडर्न पीरियड। उन्होंने कहाँ पैदा हुए, पैदा होना तो फिर भी समहाउ वो तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ के जो है वो लोग कौन सा स्टाइल यूज़ करते थे और अपने पोएम्स या ड्रामाज या जो भी लिखते थे उसमें क्या क्या यूज़ करते थे, सिम्बोलिज्म, इमेजरी या स्टाइल जो भी था, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में समहाउ लिखिए और जो है ग्रुप में शेयर कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।